तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो जो हमारी एसएससी एमटीएस की सीरीज चल रही थी उसके हम सेट नंबर 9 का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और उसका रिवीजन करने से पहले हम 8 के कुछ क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जाकर आप एक बार ज़रूर विजिट कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है 8वां का रिवीजन में कि पटियाला घराना के संस्थापक कौन है। तो फतेह अली खान, किसको? फतेह अली खान किसके है? तो पटियाला घराना के संस्थापक है। पाखंडा की बात कर लेते हैं। तो पाखंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। तो इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो वर्तमान में इसके कौन हेड है? अरुण धूमल जो है इसके वर्तमान में हेड है। आप बताएंगे कि आईपीएल की जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी और इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? ठीक है, बहुत फेमस पर्सन है, नाम बता देना आप। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब किया गया है? तो राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन जो है वो 1992 में किया गया है। किसका? राष्ट्रीय पैरालंपिक का। यूएन चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो यूएन के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? हमने एक बताया था, फिर एक बताया था और 19 बताए थे, ठीक है। तो कितने अनुच्छेद बताए थे? 111 अनुच्छेद बताए थे। और चैप्टर कितने थे इसमें? तो 19 जो चैप्टर है वो चैप्टर बताए थे। बेसबॉल की बात कर लेते हैं। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी थे? तो खिलाड़ियों की संख्या 9 थी बेसबॉल में। और खो खो में भी हमने कितने बताए थे? तो 9 प्लेयर जो है वो खो खो में भी बताए थे। पोलो में 4 बताए थे, वाटर पोलो में 7 बताए थे, बास्केटबॉल में 5 बताए थे, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल में कितने बताए थे? तो 11 प्लेयर बताए थे। संयुक्त बैठक के लिए आर्टिकल कौन सा बताया था? तो संयुक्त बैठक के लिए आर्टिकल 108 बताया था। जो कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। और कितने बार अब तक बुलाई जा चुकी है? तो जो है 3 बार अब तक बुलाई जा चुकी है। पहले जो सबसे पहले बुलाई गई थी वो दहेज से संबंधित जो है उसके अधिनियम के लिए बुलाई गई थी। बाकी दो है आपको पता होनी चाहिए। और आपको इसके बाद अगले जानते हैं बाकी जो जितना भी कंटेंट है कल हम आपको बता चुके, बार बार इसमें रिपीट नहीं करवाना है। परसेंट के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी परसेंट के आधार पर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किस स्टेट में है? तो मिजोरम में सर्वाधिक क्षेत्रफल है परसेंट के आधार पर। सेकंड तमिल संगम कौन थे? तो सेकंड तमिल संगम जो है वो कपाटपुरम थे। कौन थे? कपाटपुरम थे। एकता भयान किससे संबंधित है? तो इनका जो एकता भयान जो है इनका संबंधित है नहीं वुमेन क्लब थ्रो से। किससे? क्लब थ्रो से इनका संबंधित है। और ये विश्व पैरा चैंपियनशिप गोल्ड इन्होंने जीता था। अब आ जाते हैं सेट नंबर 9 के पहले क्वेश्चन पर। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो है ये केरला में मनाया जाता है। जुलूस प्लस आतिशबाजी इसमें होती है, मतलब जुलूस भी निकाला जाता है काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों की, और इसके अलावा आतिशबाजी बहुत ज़्यादा में होती है। इसको होस्ट कौन करता है? तो होस्ट करने के लिए एक मंदिर है कड़क्कूनाथ, आपने सुना होगा, कड़क्कूनाथ करके एक मंदिर है केरल में। तो वहाँ पर ये जो है इसको होस्ट करता है। केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल के नववर्ष को हम किस नाम से जानते हैं? विशु के नाम से केरल के नववर्ष को जानते हैं। ओणम कितने दिन मनाया जाता है? तो ओणम जो है वो 10 दिन मनाया जाता है। और 10 दिन एक और त्यौहार है वो कौन सा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार, ठीक है, जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। फर्स्ट डे जो होता है ओणम का उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो अथम के नाम से जानते हैं। और 10वां जो दिन होता है उसको हम थ्रू ओणम के नाम से जानते हैं। किसके? थ्रू ओणम के नाम से जानते हैं। कलमकारी की बात कर लेते हैं। तो कलमकारी बोट रेस, थेयम, त्रुवाती कली रूट वर्ग किससे? तो केरल से संबंधित है। कलमकारी किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। थेयम आपको बता चुके, थेयम को हमने किसी भी उसमें पहले नंबर पे बताया था, अभी शायद 4 या 5 में उसमें बताया था। मकर बिलक्कू की बात कर लेते हैं। सबरीमाला मंदिर, पेनकुनी, सुंदेश्वर फेस्टिवल, निशागंधी फेस्टिवल, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी केरल के फेस्टिवल हैं। मुनारी डांस की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ का है? मुनारी डांस झारखंड का है। सरायकेला छऊ 3 प्रकार के बताए थे हमने, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और एक और बताया था। मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा का होता है, सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड का बताया था, ठीक है। और अलकप, पेंगा, कड़सा, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी जो हैं वो झारखंड के नृत्य हैं। चेराब, जगतालम, पांखुलपिया, सरलामकई डांस, पाखुपिला, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी यहीं के हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो पारंपरिक साड़ी जो है महाराष्ट्र की वो कौन सी है? तो नौवारी जो साड़ी है ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों में जो है पारंपरिक दोनों जगह की साड़ी वैसे तो पहनी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट अगर कोई नृत्य है या फिर डांस है वो एक ही स्टेट में मनाया जाता है। वो कई अगर अगल बगल के, जैसे मान लो अपना उत्तर प्रदेश ही है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई फेस्टिवल या डांस होता है, अब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही वो चीज़ होगी तो उत्तराखंड में भी होगी ना। तो अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम उत्तराखंड जाते हैं। तो इसी तरीके से नौवारी जो है ये महाराष्ट्र में भी और क्या बोलते हैं गोवा दोनों की जो है पारंपरिक साड़ी है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो चिकनकारी आपने सुनी होगी, चिकनकारी जो कढ़ाई होती है ये कहाँ पर? लखनऊ में होती है। अभी उत्तर प्रदेश एग्जाम में भी पूछी गई थी। बनारसी साड़ी जो है ये कहाँ की है? बनारसी साड़ी आपने सुना होगा, तो ये उत्तर प्रदेश की है। मुगलू और कलमकारी की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ की है? चित्रकारी ये आंध्र प्रदेश की है। जामदानी साड़ी की बात कर लेते हैं। तो ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल साइड मतलब होती है, ठीक है, जामदानी साड़ी। पटोला साड़ी कहाँ की फेमस है? तो गुजरात की है।
संबलपुरी की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसा की है। कसाबू की बात कर लेते हैं तो ये केरला की है। चंदेरी की बात कर लेते हैं तो ये एमपी की है। कांजीवरम की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु की है। पोचमपल्ली की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्लस तेलंगाना की है। पैठनी की बात कर लेते हैं तो ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो महाराष्ट्र का एक धार्मिक शहर है कौन सा? शिरडी। कौन सा? शिरडी। शिरडी वाले साईं बाबा आपने सुने होंगे। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। कुशीनगर कहाँ पर है? कुशीनगर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर में किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में ही हुई थी। ठीक है, इन्होंने अपने फर्स्ट उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में इन्होंने अपने फर्स्ट उपदेश दिए थे। बाकी अभी जो जितना इंपॉर्टेंट इसमें है इसको पहले पढ़ लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर 1025 में जो है सबसे भयंकर वाला जो मतलब लूटा गया था सोमनाथ मंदिर को, ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। राजगीर की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। और नालंदा का जो निर्माण है वो भी कहाँ पर हुआ है? तो बिहार में ही इसका निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो खंडोबा मंदिर, जो कि भगवान शिव के ऊपर मतलब भगवान शिव की जो है खंडोबा मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो शिव की मंदिर मतलब शिव की मूर्ति है खंडोबा मंदिर में। ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में स्थित है। सिद्धिविनायक की बात कर लेते हैं तो सिद्धिविनायक कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और मतलब इसमें कौन से भगवान को पूजा जाता है? तो गणेश भगवान को पूजा जाता है। त्र्यंबकेश्वर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर किसको पूजा जाता है? भगवान शिव को जो है वो पूजा जाता है। महाकालेश्वर में भी किसको पूजा जाता है? तो भगवान शिव को पूजा जाता है, जो कि कहाँ पर है? एमपी के उज्जैन में स्थित है। बाबा विश्वनाथ की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से महाकालेश्वर और बाबा विश्वनाथ। ठीक है, और धाम कितने हैं? तो धाम कितने हैं? 4 हैं, जिसमें आदि शंकराचार्य के द्वारा ये स्थापित किया गया था धाम। दुर्गा शक्ति पीठ की बात कर लेते हैं तो कितनी दुर्गा शक्ति पीठ है? तो 51 दुर्गा शक्ति पीठ है। 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया है। इन्हें 2004 के ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, जो कि एथेंस में हुए थे, इन्होंने और रियो में, कब? रियो में 2016 में रियो में इन्होंने क्या जीता था? तो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। तो 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से भारतीय हैं? तो देवेंद्र झाझरिया हैं। पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन से हैं? मतलब फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता था? तो ये है मुरलीकांत पाटेकर। कौन है? मुरलीकांत पाटेकर हैं। जो इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई है अभी, जिसमें आमिर खान जो है बने हुए हैं। कौन से? चंदू चैंपियन। ठीक है, और 1972 में, कब? 1972 में तैराकी में जो है इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और फर्स्ट गोल्ड मेडल फीमेल कौन सी है? तो अवनी लेखरा जो है फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाली फीमेल है। 2024 की बात कर लेते हैं तो 2024 में पैरा ओलंपिक में, अभी पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 वाले। ठीक है, 2020 में कौन से हुए थे? तो टोक्यो ओलंपिक हुए थे। भारत की रैंक कौन सी थी? तो 48वीं रैंक थी ओलंपिक में। और पैरा ओलंपिक में कितनी रैंक थी? तो 24वीं रैंक थी। ठीक है, 1, 2 का 4, 1 गोल्ड मेडल था, 2 ब्रॉन्ज थे और 4 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। अब आ जाते हैं 2024 के यानी पेरिस पैरा ओलंपिक में। तो अपनी लेखरा किससे संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। नीतीश कुमार किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। सुमित अंगल किससे संबंधित है? तो ये जेवलाइन थ्रो से संबंधित है। हरविंदर सिंह किससे संबंधित है? तो तीरंदाजी से ये संबंधित है। नवदीप सिंह किससे संबंधित है? तो जेवलाइन से संबंधित है। नवदीप, अभी आपने सुना उनकी एक छोटी सी क्लिप देखी होगी, जब इन्होंने अपना जेवलाइन थ्रो फेंक दिया, उसके बाद उन्होंने गाली भी दी थी। ठीक है, और छोटी छोटी क्लिप आपने उनकी देखी होगी कि उन्हें खुद पता नहीं था उन्होंने कितनी जो है उनकी हाइट छोटी है। ठीक है, हाइट छोटी है और थोड़ी थोड़ी शक्ल जो है उनकी विराट कोहली से मिलती है। प्रवीण कुमार की बात कर लेते हैं तो ये हाई जंप से, और धर्मवीर की बात कर लेते हैं तो क्लब थ्रो से ही संबंधित हैं। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 जो है ब्रॉन्ज भारत ने अभी जीते हैं। कब? किसमें? पैरा ओलंपिक में, अभी जो 2024 वाले हुए हैं उसमें। शुभंकर क्या था 2024 का? तो फ्रेजियन जो है इसका 2024 का जो है शुभंकर रहा है। क्या? फ्रेजियन। ठीक है, ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ध्वजवाहक दो होते हैं, जब उद्घाटन होता है तब और समापन होता है तब। उद्घाटन में कौन रहे हैं? तो सुमित अंगल रहे हैं और बी यादव रहे हैं। ठीक है, और समापन में कौन रहे हैं? तो प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह जो है वो समापन में रहे हैं। वॉकर कप की बात कर लेते हैं तो वॉकर कप किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डन हिल कप, ये सभी किससे संबंधित हैं? तो ये गोल्फ से संबंधित हैं। और प्रिंस वेल्स कप किससे संबंधित है? तो प्रिंस वेल्स कप जो है वो ब्रिटिश ओपन से ये संबंधित है। फुटबॉल की बात कर लेते हैं तो सुब्रोतो कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी। सबसे पुराना जो कप है इसका कौन सा है? डूरंड कप। डूरंड कप की स्थापना कब होती है? तो 1888 में होती है। रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप। ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लेते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम जो है इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1930 में कॉमनवेल्थ की शुरुआत होती है। और कहाँ पर हुई थी? तो हैमिल्टन कनाडा में इसकी शुरुआत होती है। और फर्स्ट गोल्ड जीतने वाली फीमेल्स कौन सी थी? तो गीता फोगाट जो है, इन्होंने 54 देशों ने इसमें भाग लिया था। और गीता फोगाट जो है इन्होंने फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने गोल्ड जीता था। किसमें? पहलवानी में। किसने? गीता फोगाट ने पहलवानी में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था कॉमनवेल्थ गेम में? तो 54 देशों ने भाग लिया था। 1934 में जो है वो भारत ने भाग लिया था। कब भारत ने फर्स्ट टाइम भाग कब लिया था? तो 1934 में लिया था। इसकी स्थापना कब होती है? कॉमनवेल्थ गेम की 1930 में होती है। और भारत ने कब इसमें हिस्सा लिया है? तो 1934 में इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है,
फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले मेल कौन थे? तो 1934 में फर्स्ट गोल्ड मेडल ही जीता गया था, जब 1934 में ही भाग लिया गया। तो वो कौन पर्सन थे? तो राशिद अनवर जो थे वो किससे संबंधित थे? तो ये कुश्ती से संबंधित थे। कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले जो हैं वो है मिल्खा सिंह। और कब इन्होंने जीता है? रेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि रेसिंग में फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो मिल्खा सिंह ने जीता था। और कब जीता था? तो 1958 में जीता था। जबकि भारत शामिल कब हो गया था कॉमनवेल्थ गेम में? 1934 में शामिल हो गया था। इनकी एक पुस्तक है मिल्खा सिंह की, कौन सी? द रेस ऑफ माई लाइफ। कौन सी? द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इन्होंने 4th रैंक लाए थे 1960 रोम ओलंपिक में। और रोम में जब ओलंपिक खेले गए थे, कब? 1960 में। तो इनकी कौन सी रैंक आई थी? तो 4th नंबर की जो रैंक है वो इनकी आई थी। कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट भारतीय महिला आपको भी बता चुके हैं। और शूटिंग में कौन थी फर्स्ट भारतीय महिला? तो 1998 में। शूटिंग की बात हो रही है यहाँ पे अभी। तो रूपा उन्नी कृष्ण जो है वो शूटिंग में 1998 में इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे? तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो उड़ीसा में 2020 में हुए थे। फिर 2021 में कोविड की वजह से इसको मतलब नहीं हुए थे 2021 में। फिर 2022 में कहाँ पे हुए थे? तो जैन यूनिवर्सिटी जो है इसमें विजेता रही थी। 2018 में कब हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 2018 में नई दिल्ली में हुए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है। यूनिवर्सिटी गेम जो है वो 2020 में हुए थे और यूथ गेम जो है वो 2018 में हुए थे। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 2023 की बात कर लेते हैं तो 17 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक जो है वो ये हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वाले। ठीक है, और इसको होस्ट किसने किया था 2023 वाले को? तो नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी स्टेट हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया। इसके अलावा 2 और स्टेट है, मतलब जल्दी में जुबान पे अभी आ नहीं रहा, वैसे याद है। ठीक है, मणिपुर हो गया एक, और एक और बचा है अभी, कौन सा? तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। द इंडियन चैलेंज, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज किसकी पुस्तक है? तो ये आशीष रॉय की। किसकी? आशीष रॉय की। द विनिंग वे किसकी पुस्तक है? तो ये है हर्षा भोगले की। इम्परफेक्ट, आई एम परफेक्ट की बात कर लेते हैं तो संजय मांजरेकर की है। द रोप बुक ऑफ क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो नरोत्तम पुरी की है। किसकी है? नरोत्तम पुरी की है। द इनसाइडर ये किसकी है? तो ये आकाश चोपड़ा की है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो रामचंद्रन गुहा की ये पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर की है, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं और बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जानते हैं। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है? तो कपिल देव की ये पुस्तक है। सनी डेज किसकी है? तो सुनील गावस्कर की ये सनी डेज है। इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं। वाइड एंगल की बात कर लेते हैं तो अनिल कुंबले की ये पुस्तक है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी है? तो ये सौरभ गांगुली की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी है? तो ये VVS लक्ष्मण की है। बिलीव किसकी है? तो सुरेश रैना की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो युवराज सिंह की। जब इन्हें कैंसर हो जाता है तब ये अपनी एक पुस्तक लिखते हैं। भारत के फर्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि आर्थिक से संबंधित आता है किससे? वित्त मंत्रालय से। जारी कौन करेगा? तो वित्त मंत्रालय तो जारी करेगा। तो फर्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण कब होता है? तो 1950 से 1951 तक होता है। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले जो है इसको मतलब इसको पेश किया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत कौन करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं वो पेश करते हैं इसको, किसको? आर्थिक सर्वेक्षण को। और वर्तमान समय में कौन है आर्थिक सलाहकार? तो अनंत नागेश्वरम है। 1964 से इकोनॉमिक सर्वे अलग अलग होने लगा। ठीक है, यानी कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण अलग अलग इन दोनों को कर दिया गया। बजट की बात कर लेते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जो वर्णन है वो किया गया है। धन विधेयक की बात कर लेते हैं तो धन विधेयक किस आर्टिकल में है? 110 में धन विधेयक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय किस आर्टिकल के तहत आता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये वित्त विधेयक के मतलब वित्त विधेयक जो है ये 117 के अंतर्गत में आता है। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली में स्थित है? तो आर्टिकल 130 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। 131 आर्टिकल क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात 131 करता है। 129 ये कहता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत में आएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है और इसकी शुरुआत कब हो जाती है? तो 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मतलब कार्य करना जो शुरू है उसमें हो जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से 50 से इसका कार्य का जो देखभाल है वो शुरू हो जाती है। फर्स्ट CJI कौन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं कौन? हीरालाल जेकानिया। कौन? हीरालाल जेकानिया जो है ये वो इसके मतलब पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पर होती है? तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो 1774 में
होती है कब, 1774 में होती है। और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन बनती हैं, तो एलिजा इम्पे जो है वो बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन सी थी, तो फर्स्ट महिला न्यायाधीश हो रही है क्या, महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या किसकी बात हो रही है, न्यायाधीश की। कौन है, तो फातिमा बीबी जो है वो महिला न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन 33 + 1 मेंबर मिलकर इसका गठन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं, तो अभी तक कोई भी फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। 2027 में बनने के चांसेस हैं, देखो बनती है या फिर नहीं बनती है। आर्टिकल 125 ये कहता है कि जजों का जो वेतन है वो कितना होना चाहिए, तो 2,80,000 जो रुपए हैं वो जजों का वेतन होना चाहिए। 126 आर्टिकल ये कहता है कि कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में इसका वर्णन करता है। 127 आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीश जो है वो कोरम पूरा ना होने पर कोरम पूरा ना होने पर अपॉइंटमेंट जो है वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है, तो अनुच्छेद 152 जो कहता है किससे परिभाषित है, तो 152 जो है वो राज्य से परिभाषित है। और भाग की बात कर लेते हैं, तो भाग कितना है, 6 है। राज्य किससे संबंधित है, तो भाग 6 से संबंधित है और 152 आर्टिकल है। भाग 5 क्या कहता है, भाग 5 ये कहता है 52 से लेकर 151 तक इसके आर्टिकल होते हैं, ठीक है। और भाग 6 कितना होता है, तो 152 से लेकर 237 तक इसका वर्णन होता है। भाग 4 का क्या कहता है, 51A मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। भाग 3 क्या कहता है, 12 से लेकर 35 तक यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करता है। भाग 1 क्या कहता है कि राज्य और उसके संघों की बात करता है। भाग 2 क्या कहता है, 5 से लेकर 11 का तक आर्टिकल जो है जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भाग 4 क्या कहता है, तो DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो उनके बारे में बात करता है, किसके, भाग 4 के बारे में। 1 हो गया भारत राज्यों का संघ, 2 हो गया आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का जो है संघ है। मतलब आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत के बाहर से मिलाना, यानी कि बाहर से किसी भी राज्य क्षेत्र को अगर भारत में मिलाना हो तो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। आर्टिकल 3 के तहत क्या आएगा, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, यानी कि भारत की ही सीमा होनी चाहिए। अगर किसी अन्य देश से अगर भारत में मिलाना है तो 2 आर्टिकल में आएगा। और भारत की सीमा में थोड़ा सा, जैसे मान लो MP है और उत्तर प्रदेश है, अगर उत्तर प्रदेश की सीमा को घटाना या बढ़ाना हो या फिर नाम चेंज करना हो उत्तर प्रदेश का, तो वो किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो आर्टिकल 3 के तहत में आएगा। उत्तराखंड जैसे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत जो है वो उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड से अलग कर दिया गया, ठीक है। तब तो 9 नवंबर 2000 को इसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और 2006 तक इसका नाम क्या था, तो उत्तरांचल था, फिर इसका नाम जो है वो उत्तराखंड कर दिया गया। सिक्किम को बाहर से मिलाया गया। और सिक्किम किस आर्टिकल के तहत इसको पहले स्टेट बनाया गया, तो 35 के तहत इसको स्टेट बनाया गया, 35 के तहत इसको मतलब यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर आर्टिकल 36 के तहत जो है वो एक स्टेट के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया, किसको, सिक्किम को। 153 किसका वर्णन करता है, तो गवर्नर का जो है 153 वर्णन करता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 तो ये क्या कहता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 2 राज्यों के बीच एक गवर्नर हो सकता है। क्या कहता है कि जैसे अभी आनंदीबेन पटेल ने 2 स्टेट के जो है उन्हें वो बनाया गया था, क्या बोलते, गवर्नर बना दिया गया था कुछ टाइम पहले। 72 क्या कहता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो मतलब क्षमादान की शक्ति उसके पास में होती है, चाहे वो मृत्यु का हो, कोर्ट मार्शल को रोक सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अवधि को बढ़ा सकता है, किसी की भी मृत्यु की अवधि को क्षमादान नहीं दे सकता है, ठीक है। और इस किस आर्टिकल में आता है गवर्नर की, तो 161 में आता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। अध्यादेश की शक्ति की बात कर लेते हैं, तो 123 जो है वो अध्यादेश की शक्ति होती है। और मतलब राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश अगर है तो वो 123 के तहत होगा, और गवर्नर के पास में अगर अध्यादेश है तो वो 2 से 13 के तहत में होगा, ठीक है। भारत का महासागरीय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो भारत का जो महासागरीय नेशनल पार्क है ये कच्छ के रण में स्थित है। और कच्छ के रण में किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो आपने गधे सुने, गधे, तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का फर्स्ट जो भारत में टोटल कितने महासागरीय नेशनल पार्क हैं, तो भारत में कितने टोटल नेशनल पार्क हैं, 7 नेशनल पार्क हैं। कितने महासागरीय नेशनल, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी मरीन कहाँ पर है, झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। गहरी माता की बात कर लेते हैं, तो ये गहरी माता नेशनल पार्क मतलब कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। और ये गहरी माता किसके लिए फेमस है, तो कछुए के लिए ये फेमस है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी नेशनल पार्क हैं, गहरी माथा नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और मालवन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी जो नेशनल पार्क है ये डुगोंग के लिए फेमस है, किसके, डुगोंग के लिए। मरीन नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, तो ये गुजरात में स्थित है। किस श्रेणी को उच्च एरिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है, तो काराकोरम जो श्रेणी है, जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से मिलकर, ये काराकोरम जो श्रेणी है वो इंडिया से भी मिलती है, पाकिस्तान से भी मिलती है और चाइना से भी मिलती है। 2 बड़े ग्लेशियर निकलते हैं इससे काराकोरम
काराकोरम श्रेणी से। सियाचिन हिमनद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है तो -56 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, जिसकी हाइट कितनी है सियाचिन हिम की, तो 75 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। और बियाफा ग्लेशियर की बात कर लेते हैं तो 65 किलोमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। दुनिया का सेकंड प्लस भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को ही माना जाता है। दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर किसको माना जाता है, तो अंटार्कटिका पर एक ग्लेशियर है लैम्बर्ट। कौन सा, लैम्बर्ट, इसको माना जाता है। काराकोरम दर्रा की बात कर लेते हैं तो काराकोरम दर्रा जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है। अरावली पर्वत की बात कर लेते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला श्रेणी है जो किसका उदाहरण है, तो ये अपशिष्ट का उदाहरण है। संसार सबसे प्राचीन पर्वत, भारत मतलब सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है वो कौन सा है, तो अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत है। और ये दिल्ली से गुजरात वाले एरिया में भी ये पड़ता है। और दिल्ली संसद भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसेना पहाड़ी जो है ये जो है मतलब रायसेना पहाड़ी जो है ये दिल्ली वाले एरिया में भी पड़ती है, ठीक है। पूछा जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली किस एरिया में स्थित है, तो रायसेना वाली पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। पालमपुर की बात कर लेते हैं तो गुजरात में स्थित है। पहाड़ियों की बात हो रही है अभी यहाँ पे। अरावली पर्वत की बात कर लेते हैं तो अरावली पर्वत जो है इसके सबसे ऊंचे शिखर जो है उसका नाम क्या है, तो गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सबसे ऊंचा जो शिखर है वो किसका है, माउंट आबू का सबसे ऊंचा शिखर है। कलसुबाई शिखर की बात कर लेते हैं तो ये महाराष्ट्र में मिलती हैं। इन्हें हम महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848.48, ठीक है। पश्चिमी घाट में ये स्थित होती हैं कलसुबाई की जो पहाड़ियाँ हैं। उत्तरी सह्याद्री की बात कर लेते हैं तो कलसुबाई जो है इनको हम उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानते हैं। और महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं तो महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी का जो है उद्गम स्थल है। दक्षिणी सह्याद्री की बात कर लेते हैं तो कुद्रेमुख की सबसे सबसे ऊंची जो चोटी है दक्षिणी सह्याद्री की तो कुद्रेमुख है। और ब्रह्मगिरी की बात कर लेते हैं तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी से है। दोनों के बीच में कितने लाइन का मतलब कौन सी लाइन है इन दोनों के बीच में, उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री के बीच में, तो 16 डिग्री लाइन जो है इन दोनों के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं और पश्चिमी घाट के मिलन को क्या कहते हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन को हम नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। चोल साम्राज्यों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो चोल साम्राज्य में अगर कोई भूमि जो ब्राह्मणों को दान दे दें तो उस भूमि को हम क्या कहते थे, तो उस भूमि को हम कहते थे ब्रह्मदेह। क्या कहते थे, ब्रह्मदेह कहते थे। अगर मतलब विद्यालय बनाने के लिए कोई भूमि अगर दान दी गई है तो उसको हम क्या कहते थे, साला भोग के नाम से जानते थे। और मंदिरों को बनाने के लिए अगर कोई भूमि दान दी जाती थी तो तिरुन मतु कन्नानी के नाम से हम जानते थे। अगर गैर ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण नहीं थे और किसी अन्य को दे देते थे जो गरीब होते थे उसको क्या कहते थे, तो बेलन बगई के नाम से जानते थे। जैन संस्थानों को अगर कोई चीज़ मतलब कोई जगह दे देते थे तो उसको पल्लिच्छदम के नाम से जानते थे। चोल वंश की संस्थापक की बात कर लेते हैं तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल है। कौन, विजयालय चोल है, जिसकी कैपिटल चोल वंश की कौन रही है, तो तंजौर जो है इसकी कैपिटल रही है। राज्य चिन्ह क्या था इसका, तो राज्य चिन्ह है वो बाघ था। कौन था, बाघ था। और चोल वंश के लास्ट अंतिम शासक कौन थे, तो राजेंद्र चोल थर्ड जो थे इसके अंतिम शासक थे। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने दक्षिण भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन कहा था। और दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है वो राजेंद्र चोल को कहा जाता है। और अंतिम चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो राजेंद्र चोल थर्ड था, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को याद रखेंगे अच्छे से। विंसेंट स्मिथ की एक पुस्तक थी, कौन सी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत का सिकंदर कहा, मतलब दक्षिण भारत का सिकंदर किसको कहा जाता है, तो नीलकंठ शास्त्री को कहा जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। होयसल वंश की कैपिटल कहाँ थी, तो द्वार समुद्रम जो है वो होयसल वंश की कैपिटल थी। पल्लव वंश की कैपिटल कौन सी थी, तो कांचीपुरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, कांचीपुरम नाम का, ठीक है। तो पल्लव वंश की कैपिटल थी। पांड्य वंश की बात कर लेते हैं तो मदुरई जो है वो पांड्य वंश की कैपिटल थी। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो नेडियोन जो है वो पांड्य वंश के संस्थापक थे। और इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है पांड्य वंश की, तो इंडिका में इसकी जो जानकारी है पांड्य वंश की मिलती है। साइन क्या था इसका पांड्य वंश का, तो मछली इसका साइन था। यदि किसी कण का वेग उसके प्रारंभिक मान के आधे तक कम हो जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा इसके मूल मान की 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा माइनस बहता हुआ पानी। काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, K बराबर 1/2 mv²। आपने सुना होगा, ठीक है। ये मूविंग होता है, मूविंग का मतलब बहता हुआ पानी, ठीक है। काइनेटिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं। रुका हुआ पानी क्या कहलाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण की भिन्नता इस प्रकार है कि यह गहराई में वृद्धि के साथ घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का जो मान है वो जी किसको बोलते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कार्बन के अपर रूप की बात कर लेते हैं तो कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है और फुटलिन है, जो ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, ठीक है। हीरा जो है वो एक क्रिस्टलीय रूप है,
कार्बन जो है वो एक अकस्टरीय रूप है। कार्बन का मतलब होता है जैसे आपने चारकोल, लकड़ी से जो प्राप्त जो कोयला होता है, वो पृथ्वी से प्राप्त कोयला जो है उसको हम अक्रिस्टलीय रूप में रखते हैं, ठीक है। फुटलिन क्या होता है? फुटबॉल जैसी संरचना जिनकी होती है उसे हम फुटलिन कहते हैं, जैसे कि बंक मिस्टर फुटलिन, ठीक है। अपर रूप क्या होता है? जिनके भौतिक गुण अलग अलग हों उन्हें हम अपर रूप के रूप में जानते हैं, या फिर रासायनिक, जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग हों और रासायनिक गुण जो हैं वो समान हो, उसी को हम अपर रूप कहते हैं। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? तो धमनियाँ कहलाती हैं, जो रक्त को शुद्ध करने का काम करती हैं। कौन? रक्त जो धमनियाँ हैं उनका काम क्या होता है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम होता है। हृदय में रक्त कैसा होता है? सिरा जो है शरीर से हृदय में रक्त कैसे पहुंचाता है? तो अशुद्ध रक्त जो है वो पहुंचाता है। फुसफुस सिरा का मतलब क्या होता है? फुसफुस सिरा का मतलब होता है शुद्ध रक्त। सिरा से हमने बताया था आपको शुद्ध रक्त, और धमनी से क्या बताया था? अशुद्ध रक्त, ठीक है। फुसफुस धमनियाँ क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त, और फुसफुस सिरा क्या करती हैं? सिरा से शुद्ध रक्त। याद रखेंगे। मानव हार्ट की बात कर लेते हैं, तो मानव हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मेल के हार्ट का वजन कितना होता है? तो 280 से लेकर 300 ग्राम जो है वो मेल के हार्ट का वजन होता है। फीमेल के हार्ट का वजन कितना होता है? तो 250 से लेकर 280 ग्राम जो है वो फीमेल के हार्ट का वजन होता है। 100 ग्राम की बात कर लेते हैं, बच्चे का जो हाइट का वेट होता है वो कितना होता है? 100 ग्राम होता है। और भ्रूण यानी कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो और उस बच्चे का जो हाइट है वो कितने ग्राम का होगा? तो 20 ग्राम का होता है, ठीक है। 3 महीने तक का जो बच्चा है उसकी बात हो रही है। दिल का दौरा आने के कारण क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो दिल का दौरा आने का कारण होता है। मुद्रा योजना में एम का मतलब क्या होता है? तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। क्या होता है? रिफाइनेंस एजेंसी होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें एम का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो होता है, ठीक है। क्या होता है? माइक्रो होता है। इसमें मुद्रा में क्या होता है? लोन राशि जो है वो आप दुगना करवा सकते हैं। पीएम जनधन योजना की बात कर लेते हैं, तो पीएम जनधन योजना जो है इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से होती है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका काम था। किसका? पीएम जनधन योजना का। वित्तीय समावेशन सबसे बड़ी योजना जो है वो पीएम जनधन योजना है। इसका टाइटल क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। इस पीएम जनधन योजना का जो टाइटल था क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। दुर्घटना बीमा कितना मिलता है इसमें? तो 2 लाख जो है इसमें दुर्घटना बीमा मिलता है। पंचवर्षीय योजना का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से ये लिया गया है। योजना आयोग का गठन कब होता है? तो योजना आयोग का गठन जो है वो 1950 में होता है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू होती है? तो 1951 से लेकर 1956 तक, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। योजना आयोग के फर्स्ट हेड कौन थे? तो योजना आयोग के फर्स्ट हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन चुने थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो है इसको फर्स्ट उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पूर्वोत्तर के लिए बुनियादी ढांचे का मतलब क्या है? तो ये विकास एक योजना है। कैसी ये विकास योजना है? जिसको 4 वर्ष की, मतलब ये 4 वर्ष की योजना है जो 2022 से शुरू हुई थी। कब तक चलेगी? 2026 तक चलेगी। और कितने वर्ष की योजना है ये? 4 वर्ष की योजना है। पीएम डिवाइन योजना की बात कर लेते हैं, तो पीएम डिवाइन योजना जो है ये इसकी शुरुआत कब होती है? 2022 से शुरू होती है पीएम डिवाइन योजना की। इसमें कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए थे? तो 6600 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किए गए थे। 12वां हिंदी सम्मेलन की बात कर लेते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है वो किसको मिला है? तो ऊषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट विश्व रत्न अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो गोविंद पद्मनाभम को सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। पेन पीटर अवार्ड की बात करते हैं तो अरुंधति रॉय को मिला है। हिंदी साहित्य के भारतीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो कृष्ण प्रकाश को मिला है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड की बात कर लेते हैं तो पवन सिंधी को मिला है। 69th फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात कर लेते हैं 2024 वाले, तो इसमें बेस्ट एक्टर कौन है? तो रणवीर सिंह जो है ये एनिमल मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए इन्हें पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 69th नंबर की जो फिल्म फेयर अवार्ड है इसको होस्ट किसने किया है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको होस्ट किया है। और कहाँ पर होस्ट किया गया है? तो गुजरात में इसको होस्ट किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात को ही क्या कहते हैं? हम गिफ्ट सिटी के रूप में जानते हैं, ठीक है। और बेस्ट फिल्म के रूप में किसको जाना गया है? तो बेस्ट फिल्म के रूप में जो है वो 12th फिल्म को जाना गया। और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में किसको जाना गया है? तो आलिया भट्ट को जाना गया। और कौन सी मूवी के लिए जाना गया है? तो रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए जाना गया है। डायरेक्टर कौन थे इसके? रॉकी एंड रानी के 12th फेल के, किसके? 12th फेल के डायरेक्टर कौन थे? तो बिंदु विनोद चोपड़ा है जो इसके डायरेक्टर थे, ठीक है। बाकी एक लास्ट पीडीएफ बची हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, चलो पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो क्षेत्रीय सुरक्षा समूह के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया जो सदस्य है वो बांग्लादेश बना है। पहले इसमें 4 सदस्य थे, अब जो 5वां बन गया है वो कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। इसका गठन 2011 में किया गया था, जिसमें भारत भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, मालदीव भी शामिल है, मॉरिशस भी शामिल है। और अभी किसको जोड़ लिया गया है? बांग्लादेश को जो है वो जोड़ लिया गया है। 18वीं लोकसभा की बात कर लेते हैं, तो 18वीं लोकसभा की जो प्रोटेम स्पीकर हैं इसको किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? भर्तृहरि मेहताब को। किसको? भर्तृहरि मेहताब को। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं जो संविधान सभा में शामिल थी। और साइन कितनी महिलाओं ने किए थे? तो 8 महिलाओं ने जो है वो साइन किए थे। कितनी? 8 महिलाओं ने जो है साइन किए थे। बाकी इसमें तो कुछ मुझे और इम्पोर्टेंट लगा नहीं, ठीक है। ये कुछ नहीं, पढ़ना हो तो इसको पढ़ लेना, वैसे इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
ठीक है। आज का जो सवाल है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे देना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, आप डेली अपडेट होंगे क्योंकि एग्जाम जो है वो पास में है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।